नमस्कार प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पूरक पुस्तक जो वितान भाग 2, जिसमें हम आज तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तीसरे पाठ का शीर्षक है अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव में के लेखक जो देखेंगे तो ओम थानवी जी हैं। ओम थानवी जी एक यात्रा वृत्तांत के रूप में इस अतीत में दबे पाँव, अगर देखा जाए शब्दों का अगर अर्थ समझें तो अतीत यानी बीते हुए समय में जो हमारे रहस्य हैं, जो हमारे तथ्य हैं, जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, हमें कोई सरोकार नहीं है, उस बात को इस पाठ के माध्यम से ओम थानवी जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और उन रहस्यों को उद्घाटित किया है, उजागर किया है, जिससे हम जो छात्र हैं हम उस बात से जानकारी हासिल करें जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे इतिहास में हमारे पूर्वज, वह सिंधु सभ्यता क्या है, हड़प्पा क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है, ये चीज़ें हमें इस पाठ को पढ़ने से पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त होगी और जो हम नहीं जानते हैं उससे हम अवगत होंगे। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले तो पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों हमें लेखक के विषय में, लेखक क्या कहना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसकी क्या अपनी उपलब्धियां हैं, ये सारी बातें जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओम थानवी जी का जन्म सन 1957 ईस्वी में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में बात करते हैं तो शिक्षा दीक्षा बीकानेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, तो बीकानेर में हुई। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यवस्थित प्रशासन में M.Com किया। ये कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो M.Com किया, मास्टर डिग्री लिया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। किसके? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे 1980 से 1989, यानी 1982 इन जो समय था यह 1980 से 1989 के बीच में इन्होंने कार्य किया। राजस्थान पत्रिका में काम किया। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। एक पत्रिका थी जिसका नाम था इतवारी, आपकी बुक में दिया है, देखिए इसको। इतवारी पत्रिका, इतवारी यानी रविवार, जिसको उर्दू भाषा भाषी इतवार या इतवार से इतवारी संपादन कार्य किया और इनको प्रतिष्ठा मान सम्मान मिला। ये अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर और उसके लिए ये प्रसिद्ध हैं, ये जाने जाते हैं। आगे कहते हैं कि ये अपने अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। किसके रूप में? एक कैरेक्टर, एक कलाकार के रूप में और एक निर्माता निर्देशक के रूप में इन्होंने खुद गहन कार्य किया। इनकी दिलचस्पी साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व आदि और पर्यावरण विज्ञ, यानी पर्यावरण, पुरातत्व, वास्तुकला, सिनेमा और साहित्य और कला जगत में इनकी दिलचस्पी रही है। इन्होंने 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSE, शॉर्टकट में कहते हैं CSE, क्या कहते हैं? CSE यानी कहते हैं सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर इसके बारे में विस्तार से लिखा। इन्हें पत्रकारिता में कई पुरस्कार मिले, जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रमुख हैं। 1999 ईस्वी में इन्होंने दैनिक जनसत्ता के दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों का संपादकीय दायित्व संभाला।
संप्रति ये इसी समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत हैं। ये प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में भी इस समाचार पत्र में एज एडिटर, संपादक के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो हमारे लेखक का परिचय हो गया। लेखक के विषय में हमने ओम थानवी जी के विषय में थोड़ा सा जानकारी आपको दिया और उनसे हम क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं ये हम अवगत हुए। अब सारांश में हम बताएंगे आपको पाठ का जो मेन उद्देश्य क्या है, पाठ में क्या, पूरे पाठ में क्या बताया गया है, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आप उसका लाभ उठाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, यात्रा वृत्तांत जो है एक यात्रा, ये अतीत में दबे पांव क्या है, एक यात्रा वृत्तांत। अब यात्रा वृत्तांत क्या होता है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो यात्रा वृत्तांत तो वह होता है जब कोई लेखक या साहित्यकार अपने यात्रा के दौरान जो घटित घटनाएं हैं उसको लिपिबद्ध करता है, उसको लिखता है और लिख करके साहित्यिक रूप में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो साहित्य के एक विधा के रूप में इसको जाना जाता है, जिसको कहते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा के दौरान घटनाओं को रूबरू ज्यों का त्यों लिख देना ही यात्रा वृत्तांत है। तो इन्होंने यात्रा वृत्तांत में इस अतीत के दबे पांव में दो सबसे पुराने नियोजित शहर, यानी एकदम सिस्टमैटिक ढंग से जो शहर व्यवस्थित ढंग से अपने शहर का बसाव था, रहन सहन था, वह क्या है, दो के विषय में बताया, वर्णन किया है। उसका नाम है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्या नाम है, मोहनजोदड़ो। पहला का नाम मोहनजोदड़ो और दूसरा का नाम हड़प्पा। ये दो पुराने शहर हैं, नियोजित शहर हैं। सारी व्यवस्थाएं इसमें आपको मिलती हैं जो वर्तमान शहरों में होती हैं, महानगरों में होती हैं, वो चीज़ें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। और ये नियोजित ही नहीं है बल्कि एक समृद्ध संस्कृति का भी परिचायक हैं। यह पूरी संस्कृति से लवलेश होते हुए इन दोनों के नगर योजना सुनियोजित एवं विस्तृत है। बड़ा उसका फैलाव है, विस्तार है। कह रहे हैं कि लेखक ने इन नगरों की खुदाई से मिले सभी तथ्यों तथा सभी वस्तुओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। खुदाई हुई जब सिंधु सभ्यता की ना, इंग्लिश में सिविलाइजेशन, तो सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई दोनों शहरों के जगहों की, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, खुदाई से मिले सभी तथ्यों तथा सभी वस्तुओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वे बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का वास्तविक नाम, पहला पुराना नाम, ये तो बदला हुआ सुधरा हुआ नाम है। पहले उसको क्या कहते थे, अलग अलग, मुअनजो, ये अलग मुअनजो, और उसी के आगे मुअनजो के बाद दड़ो, मुअनजोदड़ो। मुअनजो का अर्थ होता है बच्चों, बता सकते हैं आप, मुर्दों का टीला। क्या कहते हैं, मुर्दों का टीला। अब टीला क्या होता है, मुर्दों को मतलब डेड बॉडी, पिरामिड ना, मेसोपोटामिया में ये मुर्दों का टीला पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। तो टीला यानी ऊंचे ऊंचे स्थान। अब ये उन मरे हुए अवशेषों को खोद करके निकालना, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के। कह रहे हैं कि यह ताम्र काल का सबसे बड़ा शहर था। पुराना इसका नाम था मोहनजोदड़ो अलग, और बाद में इसको मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या, यह ताम्र काल, ताम्र यानी तांबा, इस समय तांबा की अधिकता थी। किसकी, तांबा की जहाँ खुदाई होती थी, तांबा के बर्तन, तांबा के जो भी प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं होती थी का सबसे, यानी तांबा नामक धातु का प्रचलन उस समय अधिक था। सबसे बड़ा शहर था। यहाँ पर इमारतें, सड़कें, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, बर्तन, मोहरें आदि मिली। क्या क्या मिली खुदाई के समय में बच्चों, इसको नोट करिए
अंडरलाइन करिए। सड़कें, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, बर्तन, मोहरें और बड़े बड़े महल, घर, इमारत। मोहनजोदड़ो एक शहर होने के साथ साथ घाटी की सभ्यता का केंद्र भी था। कौन सी घाटी? सिंधु घाटी। नोट करिए, कौन सी घाटी का प्रयोग नाम लिया है? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र बिंदु था, यानी सभ्यता सिंधु घाटी से ही प्रारंभ हुई और आगे विकसित होती चली गई। इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसकी आबादी लगभग 25,000 थी। वहाँ की आबादी क्या थी? लोगों की संख्या 25,000, 25,000। क्वेश्चन बनेगा, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि सिंधु घाटी या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के शहर की आबादी कितनी थी, तब आप क्या लिखेंगे? 25, 50, 100, 12, 13, 14। उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 25 दिया रहेगा, 25,000, तो आप 25,000 पे टिक मार्क करके एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जब पूरी गहराई से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों, पूरा अध्ययन करना जरूरी है। आप पूरा अध्ययन नहीं करते हैं, शॉर्टकट में ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और बीच से जब क्वेश्चन बनता है, इंटरनल क्वेश्चन, तो आप उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और गहराई से पढ़ाई करें। ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि आपकी मांग थी, आप चाहते थे कि मैम वीडियो बनाएं और हम आपको आपकी मदद कर सकें। तो जिस भी तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप भरपूर हमारा सहयोग दीजिए और हम आपके साथ हैं। आप अपनी परीक्षाओं को, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। इसमें से कहीं कोई कोताही नहीं है और आपकी जो भी मांग आएगी, हम अपनी पूरी कोशिश के साथ उसको पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। बशर्ते कि हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप मेहनत करेंगे, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, तभी ये चीज़ें आपको प्राप्त हो पाएंगी। अन्यथा हमारी मेहनत सब बेकार चली जाएगी। तो हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों पर आपको खरे उतरना है। इसलिए जो पढ़िए, अच्छा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप मिलते हैं फिर। धन्यवाद।